हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। कुल 100 क्वेश्चन जो जीएस के पेपर में आए हैं उस पे आज जो फर्स्ट सीरीज हमारी है, जो अभी मैं आपको जो हम जिसकी अब चर्चा करेंगे शॉर्ट में, वो है इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पे आए हुए जो क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और जो मेरी दृष्टि में जो उसके आंसर्स हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। संक्षिप्त हमारी चर्चा रहेगी। तो कुल 100 क्वेश्चन आए। पेपर जैसा यूपीएससी हर साल बनाता है, कन्वेंशनल यूपीएससी का ट्रेडिशन हुआ है कि हर बार आपको सरप्राइज करता है। तो इस बार भी यूपीएससी ने सरप्राइज किया है। आपकी जो जितने भी आप कन्वेंशनल पढ़ाई करते थे, जितने स्टीरियोटाइप्स आपने बना रखे थे, उन सबको तोड़ते हुए एक इस तरह का पेपर दिया। टॉपिक्स कन्वेंशनल, लेकिन पूछने का तरीका जो है थोड़ा सा ट्विस्ट से भरा हुआ था। तो उसी तरह के प्रश्न आए। कुल 100 क्वेश्चन में मैंने जो पाया करीबन 18 सवाल जो है आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के पोर्शन से आए। मॉडर्न इंडिया से कुछ सवाल आए हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। 18 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है पारमिता से संबंधित है। प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारमिताज। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ये प्रश्न जब सामने आता है तो देखिए हमारे पास में सबसे बड़ी जो अहम चीज क्या रहती है कि जब हम पेपर को एनालिसिस करते हैं तो हम तफसील से, इत्मीनान से चीजें पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत प्रेशर रहता है। तो फिर भी मैं जो कुछ आपको चीजें बताने जा रहा हूं वो आगे भी अगर आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं आपको समझने की आवश्यकता है। पारमिता जो शब्द आया है वो कल्चरल हिस्ट्री से आया। हमारे कल्चर में जो रिलीजन है उस पर हर बार प्रश्न आते हैं, यूपीएससी के फेवरेट पार्ट है। तो एंशिएंट इंडिया में कल्चर, कल्चर में रिलीजन, रिलीजन में बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इन सब पे प्रश्न आते हैं। तो पारमिता पर अगर आपको याद हो गया, प्रज्ञा पारमिता सूत्र नाम की किताब लिखी है महायान धर्म के ऊपर, नागार्जुन नाम का बुद्धिस्ट है, उन्होंने लिखा है। और पारमिता शब्द बार बार जो है महायान बुद्धिज्म में रिपीट होता है। पारमिता का मतलब होता है एक ऐसी प्रकार की सिद्धि, एक ऐसी विभूति या कोई ऐसा परफेक्शन, स्पिरिचुअल परफेक्शन जो प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति को जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो पारमिता शब्द स्पष्ट रूप से बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो इसका उत्तर होगा सी, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, यानी पूर्ण परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति में बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। दूसरा प्रश्न है रखमाबाई के ऊपर। रखमाबाई देखिए, अब ये इस तरह का है कि ये कौन सी किताब में पढ़े। हमने हिस्ट्री की इतनी किताबें पढ़ी है, विपिन चंद्रा पढ़ लिया हमने, जो है नई किताबें भी जो आ गई हैं वो भी पढ़ ली है हमने, और स्पेक्ट्रम की बुक्स भी पढ़ ली है, नोट्स भी पढ़ लिए। लेकिन ये रखमाबाई का केस देखिए। रखमाबाई का केस जो है, रखमाबाई कौन है? भारत की नंदिनी बाई जोशी के बाद में दूसरी महिला जो चिकित्सक है वो है प्रोफेशन से। लेकिन प्रश्न क्यों पूछा गया? प्रश्न इसलिए पूछा गया कि रखमाबाई का केस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट यूपीएससी ने इसलिए पूछा है कि 2017 नवंबर 2018 में गूगल ने अपने डूडल के ऊपर उनका फोटो दिया, इंडिया का जो पार्ट है उसके ऊपर। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकिन करंट में आया है और गूगल ने जो है इसको जो है एक्नॉलेज किया, उनकी प्रेजेंस को। अभी रुक्माबाई कौन? रुक्माबाई महाराष्ट्र की रहने वाली है। उनकी शादी जब वो 11 साल की थी तो 18 साल के एक युवक के साथ कर दी गई और बाद में जो है उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जो लंबी लड़ाई चली। और आखिरकार जाकर उनको कोर्ट से भी जब उनको रिलीफ नहीं मिला तो उनको महारानी विक्टोरिया को उन्होंने पत्र लिखा, वहां से उनको रिलीफ मिला। तो बहुत ही एक लैंडमार्क उनका केस रहा है आजादी से पहले। और इसी ने आगे जाके एज ऑफ कंसेंट बिल का जो है, बिल को जो है रामजी बालावारी लेके आते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त किया। तो इसके आंसर तीनों ही होंगे। इससे पहला तो ये कि रखमाबाई जो है आगे जाकर पढ़ाई करती है विदेश में जाके चिकित्सा की, तो एजुकेशन राइट से रिलेटेड भी है। एज ऑफ कंसेंट बिल इन्हीं से आगे जाके निकलता है। और अपने जो मैरिटल राइट है उनको वापस प्राप्त करने के लिए, अपने दाम्पत्य अधिकारों को वापस प्राप्त करने का जो है इस केस का नाम ही यही था। तो इसके आंसर तीनों होंगे। इस तरह से इसका उत्तर होगा डी। तो सेकंड जो पहला प्रश्न है वो बुद्धिज्म से आया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आया है धर्म सुधार आंदोलनों से, सामाजिक सुधार आंदोलनों से। तीसरा जो क्वेश्चन आया है वो आया इंडिगो प्लांटेशन से। इंडिगो प्लांटेशन यानी नील की खेती। अब हम जब नील आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं 1860s में, जो विश्वास बंधुओं ने चलाया, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास उन्होंने, और नील आंदोलन के ऊपर नील दर्पण वगैरह लिखा गया। और जो है
आजादी की लड़ाई में इसका एक अहम रोल रहा है, कृषकों के आंदोलन में। तो नील आंदोलन की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा, आगे चल के गांधी जी भी 1917 में चंपारण का आंदोलन चलाते हैं। नील का जो है, जो नेचुरल डाई हुआ करती थी, और अंग्रेजों ने इसका जो है इसको लाने के लिए, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इसका भरपूर विदोहन भी किया। लेकिन आगे जाकर जो है जर्मन डाइज बन जाती हैं या सिंथेटिक डाइज आ जाती है, तो इंडिगो की ओवरऑल डिमांड जो है वो वाकई में जो है गिर जाती है। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। इसका उत्तर होगा बी, इट्स इन अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। उत्तर होगा नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। उत्तर है बी। चौथा प्रश्न जो है वो वेलेजली से रिलेटेड है। वेलेजली भारत में लगभग 5.5 साल तक भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल बन के रहे। उन्होंने कई लड़ाइयां भी लड़ी, खास करके मैसूर के पतन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय कॉर्नवालिस के बाद में जब आए, तो वो भारत में आए, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि वहां से जो बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स आते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ करवाई जाए। इसलिए उन्होंने करीबन 1799 1800 में फोर्ट विलियम के पास में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसका एक ही पर्पज था, भारत के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देना। तो ये जो क्वेश्चन है वो आया है अंग्रेजी भारत में, यानी ब्रिटिश इंडिया के समय में शिक्षा और खास करके सिविल सर्विसेज का जो पार्ट है उसमें से आया है। तो आंसर होगा इसका डी। डी का मतलब है ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। पांचवा सवाल है उलगुलान से रिलेटेड। प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट टमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच द फॉलोइंग इवेंट्स। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है। प्रश्न कहां से आया, भारत में आदिवासियों किसानों के विद्रोह या भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। तो भारत में संगठित विद्रोह हुए, उससे पहले भी बड़े बड़े विद्रोह हुए। उनमें 1857 के विद्रोह के अलावा एक विद्रोह था बिरसा मुंडा ने किया 1899 1900 के आसपास, उसे उलगुलान कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को इकट्ठा किया था। तो उत्तर होगा इसका डी। छठा प्रश्न जो है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो है जो एंशिएंट इंडिया में ऐसे लोग जिन्होंने किताबें लिखी, जो साहित्य से संबंधित थे, संस्कृत के विद्वान थे, वो कौन कौन से दरबार में, कौन कौन से लोगों के कोर्ट में रहे, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर। इसमें 3 जो कॉलम दे रखे हैं, इसको हमें मैच करना है, इसमें कौन सा जो है सुमेलित है या नहीं है। पहला है पाणिनि एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग। क्या पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के साथ जुड़ा हुआ था? तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि था, ना कि पाणिनि था। तो पहला गलत है। अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। अमर सिंह ने अमर कोश लिखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड यानी गुप्त के कोर्ट में था, ये भी गलत है। और तीसरा कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त सेकंड, ये सही है। तो इसका होगा आंसर ओनली 3 यानी सी। इसी पेपर में 7वां जो क्वेश्चन है वो ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेज कंपनी भारत में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने कैसे अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया, उससे रिलेटेड 3 टर्म्स पूछी। वो 3 टर्म्स क्या क्या है, 3 शब्द क्या है, आप समझिए इसको। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, बनिया इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मिरासदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर्स टू द स्टेट। औरंग राजकोष का प्रभारी, बनियान ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट, और मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इसमें औरंग जो है, औरंग नाम का इस तरह का कोई भी वर्ड जो है हमारे को देखने को नहीं मिलता। बुक्स वगैरह मैंने भी जो है काफी देखी, उसमें नहीं मिलता है। दूसरा जो बनिया शब्द है, बनिया से बना है ये, ठीक है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट जनरली नहीं होता है, वो इंडियन एजेंट होते हैं जो कि फ्रीलांसर होके काम करते हैं। तो ये भी इससे मैच नहीं करता। मिरासदार वो लोग होते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज जब भारत में 3 प्रकार की राजस्व प्रणाली लेके आए, रेवेन्यू से सेटलमेंट लेके आए, तो साउथ इंडिया के अंदर रैयतवाड़ी होता था। वो लोग जो टैक्स देते थे, जिनको टैक्स देने के लिए डेजिग्नेटेड कर रखा था, उनको मिरासदार कहते थे। तो मेरे लिहाज से इसका उत्तर ओनली 3 होना चाहिए। अगला सवाल अगेन जो है एंशिएंट इंडिया में रिलीजन के पार्ट से आया, कल्चर के पार्ट से आया। इसमें बुद्धिज्म के बारे में पूछा गया है। देखिए, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद में जैसे जैसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ता है, उसमें अलग अलग काउंसिल्स होती हैं, अलग अलग संगीतियां होती है। उन संगीतियों में आगे चलकर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म 18 ब्रांचेज में बनता है। तो
अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाओं के बारे में पूछा गया। तो 3 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, उसको हम देखते हैं कैसे पूछे गए। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्थविरवादीन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, लोकोत्तरवादीन वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, द deification of Buddha by महासंघिक्स fostered the महायान बुद्धिज्म। हिंदी में देखें तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अब देखिए, आप सबसे पहले आपको बता दें कि सेकंड बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई उसके अंदर बुद्धिज्म के 2 पार्ट बने, जिसमें एक पार्ट का नाम था स्थविरवादीन। स्थविरवादीन जो है, जो ये मानते हैं जिस के वर्ल्ड जो है वो एक्चुअल से यानी वास्तविक चीजों से भरा हुआ है। तो महायान बौद्ध धर्म जो है वो स्थविरवादी से रिलेटेड है, ऐसा कोई क्लियर कट प्रमाण नहीं है। हालांकि महायान बौद्ध धर्म जो है चौथी बौद्ध संगीति में आता है। तो स्थविरवादी और महायान का संबंध जो है स्पष्ट नहीं होता, इसलिए पहला उत्तर जो है इसका गलत माना जाएगा। दूसरा, ये आगे चलकर एक और वाद आता है, एक और ब्रांचेज आती है, 18 ब्रांचेज में इसको लोकोत्तरवादी कहता है। लोकोत्तरवादी का मतलब है कि जो ये मानते हैं कि इस सत्ता से एक और भी सत्ता। आप धीरे धीरे देखिए कि मेटेरियलिज्म से कैसे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बुद्धिज्म जाता है। तो लोकोत्तरवादी जो है वो महासंघिक से जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरा उत्तर जो है इसका सही होगा। यही लोकोत्तरवादी आगे जाकर महायान धर्म के अंतर्गत चेंज होता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। थर्ड ये कि महायान बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध जो है सामान्य मानव से देवत्व रोपण वाला, यानी जिसको एक देवता के रूप में मान लिया गया है, वो माना गया, यानी वो एक सामान्य अरहत से जो है बोधिसत्व बन जाते हैं, ईश्वर का रूप ले लेते हैं। तो ये भी सही। तो इसका ऑप्शन जो है बी और सी सही होगा। तो इस लिहाज से इसका उत्तर होगा बी 2 and 3 ओनली। अगला सवाल, आजाद भारत की आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण, यानी जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो अंग्रेजों ने किन किन रीतियों से भारत का आर्थिक शोषण किया। तो 19वीं शताब्दी के पहले उत्तरार्ध से संबंधित है। क्या कहता है ये देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंटली एक्सप्लेन्स द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर ruined, machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers, railway lines were laid in many parts of country, heavy duties were imposed on the imports of British manufacturers। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, देश में अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। अब देखिए, ये प्रश्न जो है कॉमन सेंस का। पहला तो आपको समझना पड़ेगा कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, उस औद्योगिक क्रांति, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब ये बात कर रहा है कि भारत पर, इस प्रश्न का अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो उत्तर इसके अंदर आपको खुद मिल जाएगा। एक एक करके एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। ये बात कर रहा है 19वीं शताब्दी के फर्स्ट पार्ट की, यानी 1800 से लेकर 1850। तो एक ऑप्शन आपका ये कि रेलवे लाइनें बिछी, तो रेलवे लाइनें सेकंड हाफ में बिछती है, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। दूसरा है कि ब्रिटिश इंपोर्टर्स पर टैक्स लगे, तो ब्रिटिश इंपोर्टर पर टैक्स लगाने से तो और नुकसान होगा अंग्रेजों को, तो अंग्रेज कभी वो टैक्स नहीं लगाएंगे। तीसरा एक और ऑप्शन ये कहता है कि भारत के अंदर मशीन आई, अगर भारत में मशीन आई होती तो भारत का खुद का औद्योगिक क्रांति का एक काल जो है वो अस्तित्व में आ जाता, वैसा भी नहीं हुआ। तो कुल मिला के एक ही उत्तर होगा, आंसर होगा इसका 1, जो ये कहता है कि भारत में हैंडीक्राफ्ट जो थे वो र्यून हो गए, वो नष्ट हो गए। अगला क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट इंडिया से। एंशिएंट इंडिया में हर्षवर्धन के बाद से लेके और भारत में तुर्कों के आगमन के बीच का जो काल है, जिसको राजपूत काल भी कहा जाता है, सामंतवाद का काल भी कहा जाता है, एज ऑफ फ्यूडलिज्म, इसमें 4 डायनेस्टीज के सबसे बड़े राजाओं का नाम पूछा गया और उनको क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए कहा गया है। तो अब वैसे आपके लिए बहुत टफ होगा कि एंशिएंट इंडिया के हर राजा का जो फ्लरिशिंग टाइम जो है आपको याद होना चाहिए, कब कब वो एग्जिस्टेंस में रहे। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो आपको मोटा मोटी समझ। 4 राजाओं का नाम लिखा है। एक भोज प्रतिहार राजा भोज है, दूसरा पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, तीसरा जो है वो परांतक है जो चोल वंश का है, और चौथा जो है वो है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन है। तो आपको मोटा मोटी आइडिया लगेगा, गुप्त काल के समकालिक पल्लव डायनेस्टी थी और पल्लव डायनेस्टी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट राजा था उसका नाम महेंद्र वर्मन था। ये 600 ईस्वी से लेकर और आगे के काल में रहता था, यानी 7वीं शताब्दी के प्रारंभ होने से। तो सबसे पहला तो महेंद्र वर्मन होगा। अब देखिए, महेंद्र वर्मन के बाद में जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट राजा हमें जो हमारे जो सामने आता है वो है गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक है, जो कि 8वीं शताब्दी के अंदर अपना जो है राज्य स्थापित करता है, मुंगेर में अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद में अगला जो राजा आता है वो है
मिहिर भोज। मिहिर भोज 9वीं शताब्दी का राजा है और जो अरबों से भारत की रक्षा करता है, प्रतिहार शासक है, उत्तर पश्चिमी भारत पर इसका आधिपत्य था। और फिर चोल राजा जो है, जो 10वीं शताब्दी में आता है, जिसका नाम आदित्य के बाद में परांतक है, जो कि बाद के काल का। तो इस क्रोनोलॉजी में अगर आप लेके चलोगे तो आपका आंसर होगा सबसे पहले महेंद्र वर्मन, दूसरे में गोपाल, तीसरे में भोज और चौथे में आदित्य, परांतक। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न जो है भारत के आर्थिक इतिहास से रिलेटेड है। मुगल काल के बाद में, अवसान के बाद में भारत में किस तरह से बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो बैंकिंग का सिस्टम भारत में पहले से था, मुगल काल में था। सुरजन राय भंडारी की किताब है खुलासत व तवारीख, जो भारत में हुंडी व्यवस्था के बारे में बताती है, जो एक बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था। तो हुंडी का उत्तर क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का एक पत्र था, जो स्पष्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगला सवाल भारत की आजादी का इतिहास है, स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड है। ये प्रश्न क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देउस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स hypnotic quest of the mind. It inspired the performance of Swadeshi street plays and folk songs. The use of Desh by Deuskar was in the specific context of the region of Bengal. Which of the statements given above are correct? स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशोर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देशकोर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल के क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। अब जो गणेश सखाराम है, इनकी स्वदेशी आंदोलन में क्या इंपॉर्टेंस है? अरविंद घोष ये कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल में स्टार्ट हुआ, लेकिन बंगाल से पूरे भारत में फैला। और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन के बाद में या 20वीं शताब्दी में 3 बड़े केंद्र रहे थे स्वतंत्र आंदोलन के प्रारंभ में। बाद में पूरे भारत में रहा, बंगाल रहा, महाराष्ट्र रहा और पंजाब रहा। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ, लेकिन वो महाराष्ट्र तक पहुंचा। क्यों पहुंचा? गणेश सखाराम की वजह से। इन्होंने, ये मूल रूप से मराठी हैं, लेकिन बंगाल में रहे, बंगाली पढ़े, और इन्होंने आगे जाके स्वदेशी आंदोलन में ये बुक लिखी, जो बंगाली में लिखी है। तो ऐसा माना जाता है कि बंगाल के और महाराष्ट्र के स्वदेशी आंदोलन के जो योजक है, जो इनका कनेक्टिंग पॉइंट है, वो ये व्यक्ति है और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन जो है कॉमन सेंस का है कि देश शब्द इनके लिए जो है केवल बंगाल नहीं है, वो महाराष्ट्र भी है, यानी पूरा भारत है, केवल बंगाल नहीं है। तो मेरे जो मत के अनुसार अगर इसका उत्तर होगा तो उत्तर होगा 1 और 2, यानी कि उत्तर होगा 1। अगला सवाल, स्वतंत्र आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन, सविनय के आंदोलन, उसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी पैक्ट का लोगों ने बहुत आलोचना की, उसी आलोचना से ये प्रश्न आया कि गांधी इरविन पैक्ट में सरकार ने क्या बातें मानी और गांधी जी ने क्या मानी। तो गांधी जी ने मानी सो ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या मानी? क्या सरकार ने गांधी जी की सारी बातें एक्सेप्ट की या नहीं की, उन पे प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या कहता है, देखिए। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस promulgated in connection with the civil disobedience movement, acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police excesses, release of only those prisoners who were not charged with violence। गांधी इरविन समझौते के निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की जातियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। अब इस प्रश्न के साथ सबसे बड़ी जाति है कि हिंदी मीडियम वालों को जो एक ऑप्शन में असहयोग आंदोलन नाम मिला है सिविल डिसोबीडियंस की बजाय, जो कि नॉन कोऑपरेशन का बनता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, पता नहीं कैसे गलती से हो गया होगा। पर हम उत्तर की बात करते हैं। देखिए, इसमें एक बात समझिए, गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड कर दिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राजी हो गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे। सरकार ने जितने भी अध्यादेश निकाले थे वो सरकार ने वापस ले लिए थे। ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे वापस लिए गए जिन पर कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं थी, यानी पॉलिटिकल जितने भी लोग थे, इवन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी आजाद करने की जो है बात कहती थी, इसलिए भगत सिंह इत्यादि को छोड़ा नहीं गया था। एक बात जो ये है कि पुलिस की जातियों की जांच होगी, ये अंग्रेजी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं की थी, उसकी बहुत आलोचना हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी बी। अगला जो प्रश्न है वो भारत की आजादी के समय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित है, दलित उत्थान से संबंधित है, डिप्रेस क्लास से रिलेटेड है। एक जर्नल है जिसका नाम है विठल विध्वंसक। ये एक जर्नल, पहला ऐसा भारत का जर्नल है जो दलितों को ध्यान में रखकर लिखा गया था, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पत्र पत्रिकाओं के इतिहास से रिलेटेड है। ये हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस टॉपिक है उसमें से प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा
सा कॉमन सेंस लगाओगे तो देखिए पेपर सेटर ने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिए जो बहुत बड़े बड़े हैं, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, BR अंबेडकर, ये तीनों ही नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ए, गोपाल बाबा वलंकर। अगला प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है प्राचीन भारत में खास करके गुप्त काल में रेवेन्यू सिस्टम का जो है उस पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे एंशिएंट इंडिया हो या मिडिवल इंडिया। रेवेन्यू सिस्टम यानी कि सरकार राजस्व कैसे लेती थी, सरकार लोगों से कैसे चीजें जो है टैक्स के रूप में लेती थी। तो द्रोणवाप और कुल्यवाप नाम के दो टर्म्स यूज किए गए हैं जो बहुधा पूछे जाते हैं। ये गुप्त काल में प्रयोग की जाने वाली लैंड मेजरमेंट की इकाइयां होती थी। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर होगा ए, मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी भूमि को मापने की इकाई। अगला सवाल जो है वो पूछा गया है, एक इंस्क्रिप्शन दिया गया है, एक राजा द्वारा निकाला गया अध्यादेश तरह का, उसमें लिखा गया है कि एक धर्म है दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता बरते और एक धर्म को जो है बिना मतलब उसको जो एग्जैजरेट करके नहीं बताए। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये किसी अध्यादेश के बारे में पूछा है, कौन से राजा ने निकाला है। तो देखिए आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो सामासिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। सामासिक संस्कृति का मतलब केवल मिडिवल इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ऐसा पीरियड जब लोगों में आपस में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी उसे कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में पाषंड, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय थे, वो बहुत ज्यादा लड़ते थे। उनकी लड़ाई को रोकने के लिए अशोक ने अपने धम्म की संकल्पना दी, धम्म का सिद्धांत दिया और उसने अपने 7वें अभिलेख में ये लिखा है कि सभी पाषंडों को परस्पर सहिष्णुता यानी टॉलरेंस बरतनी चाहिए। उसी से ये प्रश्न पूछा गया। उत्तर होगा ए, अशोका। अगला प्रश्न प्रसिद्ध स्थान है और वो कौन से राज्य में स्थित है, इनसे रिलेटेड इजी सवाल है। बिलसा मध्य प्रदेश में स्थित है और गिरनार गुजरात में स्थित है, स्थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। तो आप मैच करोगे तो आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। इसका उत्तर होगा 1 और 3 यानी ए। एक और प्रश्न पूछा गया एंशिएंट इंडिया से, 3 नगरों के नाम पूछे गए हैं, घंटशाला, कुदारा और चाओली किससे संबंधित है। देखिए वैसे तो एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें जर्नल में बात बताई कि घंटशाला और चाउल जो है भारत के ऐसे पोर्ट हैं जो खुदाई में मिलते हैं। तो ये भारत के पतन या उस समय के प्रमुख जो है पोर्ट थे। तो आंसर होगा ए यानी बंदरगाह। अंतिम प्रश्न अगेन एंशिएंट इंडिया कल्चर से पूछा गया है, धर्म से पूछा गया है। धर्म से संबंधित 3 टर्म्स पूछी गई हैं, परिव्राजक, श्रमण और उपासक। अब परिव्राजक का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो घूमता रहता है, तो पहला ऑप्शन सही है। श्रमण का मतलब ये होता है, एक ब्राह्मण परंपरा थी, एक श्रमण परंपरा थी। ब्राह्मण परंपरा का मतलब होता है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले। श्रमण परंपरा का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म यानी वेद विरोधी परंपराओं को मानने वाले। तो श्रमण का जो कॉलम है वो मैच नहीं करता है। तीसरा जो है उपासक है, उपासक बिल्कुल इसके साथ में मैच करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 और 3 यानी कि बी। तो हिस्ट्री और कल्चर के कुल 18 प्रश्न हैं। 18 प्रश्न में 15 क्वेश्चन हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन सेंस और हिस्ट्री जो है सामान्य रूप से अगर पढ़ी भी हो तो हमें उत्तर कर सकते हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्वेश्चन हम अगले सीरीज में करेंगे। आज के लिए इतना शुक्रिया।